हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 की ज्योग्राफी। ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 6 की ज्योग्राफी को जो है हम लोग यहाँ पास आज डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा चैप्टर 3 है, जो कि चैप्टर 3 में हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियाँ। ठीक है, ये पूरा एनसीईआरटी का चैप्टर 3 है और इसको हम लोग बहुत ही डिटेल के साथ समझने वाले हैं, पृथ्वी की गतियाँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पास हम लोग पृथ्वी की गतियों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले कि वो ये देखते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है ये कैसे मूवमेंट करती है, मतलब कैसे जो है घूमती है। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति दो प्रकार से होती है। एक होता है घूर्णन एवं एक होता है परिक्रमण। ठीक है, घूर्णन का मतलब क्या होता है? घूर्णन का मतलब होता है अपने ही अक्ष पर घूमना, अपने ही अक्ष पर ऐसे गोल गोल घूमना, उसका मतलब घूर्णन कहलाता है। परिक्रमा, जैसे मान लीजिए ये सन है, ठीक है ना, ये सन है और पृथ्वी जो है ये ऐसे ऐसे घूम रही है और ये पूरा एक चक्कर पूरा कर रही। तो ये जो हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं, किसका? सूर्य का। हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, तो उसको क्या बोलते हैं? परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पास घूर्णन और परिक्रमा समझ में आया। पृथ्वी की गति कितने प्रकार से थी? दो। एक वो अपने ही अक्ष पर घूमती है तो उसको घूर्णन कहते हैं, और परिक्रमा मतलब सन का चारों तरफ चक्कर लगाती है तो परिक्रमा। जैसे आप लोग मंदिर जाते हैं ना, परिक्रमा करते हैं चारों तरफ से, तो वही परिक्रमण कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, और सूर्य के चारों ओर एक स्थित कक्षा में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 का कोण बनाता है। मतलब जो इसकी सतह है 66.5, हमने अक्षांश पढ़ाया हुआ था आपका, तो यह जो है अपनी कक्षा, ये सतह होती है, तो इनकी सतह से कितने डिग्री का कोण बनाता है? 66.5 डिग्री। ठीक है, वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसको कक्षीय समतल कहते हैं। जो कक्ष के द्वारा तैयार किया जाता है उसको क्या कहते हैं? कक्षीय समतल। अभी नीचे आपको हम दिखाते हैं मैप में, पहले समझ लीजिए पूरा पैराग्राफ। ठीक है, उसके बाद हम लोग नीचे मैप में देखेंगे कक्षीय समतल क्या होता है। देखिए, पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। आपको पता है कि पृथ्वी जो है अपना सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसीलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होता है। मतलब ये आधा भाग ही सूर्य के एक तरफ होता है। ठीक है ना, तो सूर्य की रोशनी सिर्फ आधे भाग पे पड़ती है। इसीलिए हम, जैसे मान लीजिए यहाँ हमारा भारत है और इधर अमेरिका है, तो अगर अमेरिका में दिन हो रहा है तो यहाँ रातें होंगी। ठीक है, और अगर इधर दिन हो रहा है तो यहाँ पे, मतलब इधर रात हो रही तो यहाँ दिन होगा। ऐसे होता है, क्योंकि यह गोल है और आधे हिस्से में ही लाइट पड़ती है। इसीलिए एक समय में सिर्फ एक आधे भाग पर सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होगा, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह प्रवृत्ति जो दिन तथा रात को विभाजित करती है उसे प्रदीप्ति कहते हैं। अभी इसको भी समझाते हैं कि प्रदीप्ति क्या होती है। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलती, जैसा कि आप चित्र में देखेंगे। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लगाती है। मतलब अपने ही अक्ष पर ऐसे पूरा एक बार घूमने में वो 24 घंटे का समय लेती है। और घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको समझिए, ये क्या बोल रहा है? प्रदीप्ति वृत्त क्या होता है, सूर्य क्या होता है। देखिए, आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा पृथ्वी है और ये हमारी पृथ्वी, और इसको बोलते क्या? पृथ्वी की कक्षी। मतलब ये थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी है, ऐसे बनाया गया है। ठीक है, ये इसका उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, देखिए ये जो है ये आपका उत्तरी ध्रुव हो गया, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये थोड़ा घूमी हुई है। ठीक है, तो इसका जो कर्क रेखा जाएगा, ऐसे जाएगा कर्क रेखा, ये हो जाएगा 0 डिग्री इक्वेटर, ये हो जाएगा मकर रेखा। ठीक है, पृथ्वी पर अब जैसे मान लीजिए इधर से सन की लाइट पड़ रही है, तो सन की लाइट जो पृथ्वी के आधे हिस्से पर पड़ रही है, इतने में पड़ रही है। ठीक है, तो यानी इस वाले हिस्से में पूरा पूरा जो है दिन होगा, और इसके पीछे सनलाइट तो पड़ नहीं रही है, तो इसके पीछे जो है अंधेरा होगा, यानी रातें होंगी। तो ये जो बीच में ये जो परछाई की तरह एक पूरा ऐसा खींच आ जाएगा,
सूरज की रोशनी के कारण, इसको बोलते हैं प्रदीप्ति वृत्त। क्या कहा जाता है? प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? सूर्य की रोशनी से पृथ्वी के आधे भाग पर ही पड़ती है, और जब तक पृथ्वी फिर ये घूम के फिर इसका ये वाला हिस्सा आगे की तरफ आता है तो ये वाला हिस्सा जो है पीछे की तरफ चला जाता है, तो ऐसे गोल गोल घूमती रहती है। तो जो हिस्सा पृथ्वी का सूर्य के सामने होता है, ये हिस्सा सूर्य के सामने है, तो यहाँ पर जितने भी देश रहेंगे उधर दिन रहेगा और इसके पीछे जो है रात रहेगी। और जब ये वाला देश जो है आगे घूम के आ जाएंगे तो इधर जो है वो दिन रहेगा और फिर उधर रातें रहेंगी। इस तरीके से ये चलता रहता है। और ये जो बीच की लाइन होती है जहाँ से सनलाइट ऐसे गुजरती है, तो मतलब कि यहाँ तक रहती है, तो इसको प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। ठीक है, और ये देखिए, अब जब ये पृथ्वी घूमी हुई है तो ये अगर हम ऐसे एक पृथ्वी का कच्ची समतल तैयार होता है, ठीक है, जिसको हम 66.5 डिग्री बोलते हैं, यही है 66.5 डिग्री। और इसके ऊपर एक लंबवत लाइन होती है जो लगभग उत्तरी ध्रुव से 23.5 डिग्री पर होती है। इसको हम पृथ्वी की कच्ची समतल पर लंब कहते हैं, जो लंब डला हुआ होता है कच्ची समतल पर। तो ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो है प्रदीप्ति वृत्त क्या होता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पृथ्वी हमारी इसी तरीके से झुकी हुई है, इधर नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल, इधर आपका ऐसे इक्वेटर, कर्क और मकर रेखा। और सनलाइट जो है ऐसे ही पड़ती है, इतने में पड़ती है। ठीक है, इतने में पृथ्वी के सनलाइट पड़ती है, अगर जो हिस्सा सूर्य के सामने होता है, इधर अंधेरा रहेगा। तो यही सारी चीज़ें ऐसे बताई गई हैं। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है। भारतीय प्राचीन खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। अब किसने बताया था? आर्यभट्ट जी ने। ठीक है ना, आर्यभट्ट जी ने कहा कि पृथ्वी जो है गोल है और वो अपने अक्ष पर क्या करती है? घूर्णन करती है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य की तरफ वाले भाग में हमेशा दिन ही होगा। अगर पृथ्वी मान लीजिए घूमे ना, सिर्फ ऐसे ही रहे, तो जो सूर्य का हिस्सा है वो हमेशा उधर दिन रहेगा और इधर हमेशा रात ही रहेगी। लेकिन जब ये पृथ्वी ऐसे घूमती है तो ये इधर वाले देश इधर आ जाते हैं, इधर वाले देश आगे पीछे होते हैं, जिससे कि दिन रात परिवर्तन होता है। ठीक है, दिन हमेशा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी और दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा। पूरे समय ठंड पड़ेगी और इस तरह की अवस्था में जीवन संभव भी नहीं हो पाएगा। भाई जो एक तरफ है वो अंधेरे में रहेंगे और एक तरफ वाले जो देश हैं वो उजाले में रहेंगे, तो ऐसे जीवन संभव ही नहीं है। इसलिए पृथ्वी घूमती है और दिन रात संभव हो पाता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहते हैं। क्या कहा जाता है? परिक्रमण। परिक्रमण का मतलब ये सन है और ये मतलब ये सन है और ये हमारी पृथ्वी ऐसे घूमती है, इसको हम परिक्रमा कहते हैं। पृथ्वी का एक वर्ष यानी 365 अप्रॉक्स, और ये 1/4 दिन, यानी ये लीप ईयर में जोड़ेंगे तो हर 4 साल में 366 दिन होगा। तो दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है, हम लोग इसे 365 दिन मानते हैं, तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें जोड़ा नहीं जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए, अब बात करते हैं, अब ये पृथ्वी कैसे घूमती है। ये हमारी पृथ्वी है और ये चारों तरफ ऐसे घूम रही है, मतलब है एक ही, लेकिन ये सन है हमारा और एक पृथ्वी, और ये पृथ्वी ऐसे चारों तरफ इसका चक्कर लगा रही है। ठीक है ना, अब देखिए ये घूमती कैसे है और ये किस तरीके से दिन और रात होता है। अब मान लीजिए ये हमारा सन है और ये हमारी पृथ्वी है। तो ये पृथ्वी, क्योंकि आपको पता है ऐसी ही है कुछ इस तरीके से, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल। तो जब ये हिस्सा, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो जब सूर्य जो है सूर्य के जस्ट ऊपर, मतलब कि उत्तर दिशा में अगर पृथ्वी होगी तो उसको बोलेंगे कौन सा? ऊपर। ऊपर वाले हिस्से में जो है उत्तरी वसंत ऋतु होगा और नीचे वाले हिस्सों में शरद ऋतु होगी। ठीक है ना, ये ऐसे है अगर, और वह लगभग मार्च के समय में वो दिन होता है हमारे भारत में, जिसको विषुव कहा जाता है, 21 मार्च। ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए पृथ्वी थोड़ा और घूमती है, थोड़ा सा और अगर घूमती है तो, और सूर्य के इधर पृथ्वी आती, क्योंकि ये पृथ्वी ऐसे ही रहेगी, बस ये गोल गोल घूमती रहेगी। तो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध यानी ऊपर वाला हिस्सा, तो उत्तरी गोलार्ध ऊपर जो है आपका कौन सा? गर्मी रहेगी, और नीचे जो है ठंडी का मौसम रहेगा। और वो समय कौन सा होगा? उत्तर अयांत का, यानी 21 जून का। अब पृथ्वी फिर घूमेगी। ठीक है, और पृथ्वी घूम करके जो ऊपर वाला हिस्सा है
मतलब कि ऊपर वाला, पृथ्वी के ऊपर वाले जितने भी देश हैं वहाँ ठंडी पड़ेगी, और पृथ्वी के नीचे वाले हिस्से में जो है मतलब कि ये गर्मी अप्रॉक्स यह जो है गर्मी पड़ेगी। और जो ये शरद ऋतु वाला मौसम होगा ऊपर, वो 23 सितंबर का होगा। ठंडी के मौसम में वसंत ऋतु रहेगी, ठीक है। और फिर हमारी पृथ्वी जब इस तरीके से घूमती है तो ये सनलाइट इतने में पड़ेगी, तो उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगा, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम। सिंपल सी बात, पहले ये समझ लीजिए कि मान लीजिए ये पृथ्वी है और पृथ्वी ऐसे है, ठीक है, और जो हिस्सा सूर्य की तरफ होगा, जो हिस्सा सूर्य की तरफ होगा, चाहे इधर से या इधर से, उधर गर्मी रहेगी। क्या रहेगी? गर्मी रहेगी। और जस्ट उसके अपोजिट साइड में ठंडा मौसम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार फिर से समझिए, सूर्य जो है इस तरीके से, हमारा जो सूर्य है यह उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव है। तो जो भारत की बात करें तो भारत में 21 मार्च का समय रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि पृथ्वी ऐसे है, टेढ़ी है, और हमारा भारत यहाँ पे, तो ये सनलाइट पड़ रही ना भारत में, तो भारत में सनलाइट पड़ रही, यानी 21 मार्च का समय रहेगा, ठीक है। वसंत ऋतु, उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु रहेगा और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु रहेगा। 21 मार्च भारत में जो है उस समय पे आपका वसंत ऋतु चलता रहेगा, ठीक है। देन उसके बाद बात करें, फिर पृथ्वी जो है आपकी ऐसे घूमी और ये इतने में सनलाइट पड़ रही है, इतने में सनलाइट पड़ी, यानी उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम पूरी तरीके से आ जाएगा 21 जून वाला, और दक्षिणी गोलार्ध में ठंडी आ जाएगी, ठीक है। फिर अब पृथ्वी और घूमी तो ये इस तरीके से हो गई, तो ये उत्तरी गोलार्ध में जितने ऊपर के देश हैं वहाँ ठंडी पड़ेगी और नीचे वाले हिस्से में गर्मी। तो हम लोग ऊपर में हैं तो हम लोग के यहाँ ठंडी आ जाएगी, मतलब यहाँ पे है ना थोड़े से उत्तर पूर्व में है हमारा भारत, तो यहाँ पास है, ये देखिए यहाँ पास है, तो यहाँ पे जो है आपकी ठंडी रहेगी, ठीक है, यानी शरद ऋतु आ ही जाएगी अप्रॉक्स। यहाँ 23 सितंबर का दिन होगा, नीचे वसंत ऋतु रहेगा, ठीक है। फिर ये पृथ्वी घूमी और पृथ्वी के इतने हिस्से में सनलाइट पड़ी, और हम लोग कहाँ हैं? हम लोग यहाँ, यानी 22 दिसंबर पूरी तरीके से हम लोग के भारत में ठंड रहेगी, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में ठंडी का मौसम होगा, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी। जब हम लोग यहाँ 22 दिसंबर में यहाँ पे ठंड के मौसम में, या जैसे मान लीजिए क्वेश्चन भी आता है कि 25 दिसंबर जिस दिन क्रिसमस डे होता है, तो हम लोग, क्योंकि सनलाइट जो है, सनलाइट बस इतने में ही पड़ रही है यहाँ पे, और हमारा भारत कहाँ है? यहाँ पास है, तो और ये उत्तरी गोलार्ध में है हमारा भारत, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पास जो है ठंडा रहेगा, नीचे जो है गर्मी रहेगी, मतलब पूरा इधर वाले में। तो जो 25 दिसंबर है, हम लोग ठंडी के मौसम में क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लोग या दक्षिणी कंट्री जितनी हैं वो गर्मियों में क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो समझ में आया? ये चारों डेट याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। 21 मार्च जिसको विषुव कहा जाता है, 21 मार्च को विषुव कहते हैं, 21 जून को उत्तर अयांत कहा जाता है, ठीक है। फिर 23 सितंबर को विषुव कहते हैं और 22 दिसंबर को दक्षिणी अयांत कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से पृथ्वी घूमती है और मौसम में परिवर्तन होता रहता है। अब देखिए, चारों वर्षों में प्रत्येक वर्ष के 6 बचे घंटे, मतलब एक साल, इसको पूरा एक चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। तो एक साल का 6 घंटा, फिर 2 साल का 6 घंटा, फिर 3 साल का, फिर इस तरीके, तो इस तरीके से मिला के पूरा एक साल और बन जाता है। इसीलिए हर 4 साल बाद 366 यानी लीप ईयर का दिन आता है, ठीक है ना। तो प्रत्येक 4 वर्ष में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है, ठीक है। और इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी 28 के बदले, वैसे 28 की फरवरी हमेशा होती, जब लीप ईयर जुड़ेगा तो यह जो है एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, मतलब वो क्योंकि वो 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे हर साल का जुड़ रहा है, तो एक दिन बढ़ जाएगा, 29 दिन होती है फरवरी। ऐसा वर्ष, और मतलब 366 दिन, एक दिन बढ़ेगा, साल नहीं, एक दिन बढ़ता है, क्योंकि 365 दिन होते हैं, ठीक है। और जब 6 घंटे बढ़ रहे हैं तो 24 घंटा एक्स्ट्रा हो गया ना हर 4 साल में, तो वो हो जाएगा आपका 366 दिन, यानी कि वो 29 फरवरी का दिन आ जाता है हर 4 साल में, लीप ईयर का दिन, ठीक है। पता लगाइए कि अगला लीप ईयर कब होगा।
ये आप लोग पता कर सकते हैं। अब पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर जो है चक्कर लगाती है। ये आप देख रहे हैं, ये दीर्घवृत्ताकार पथ है। ऐसे पृथ्वी जो है ऐसे पृथ्वी ऐसे चारों तरफ घूम रही है और उसमें चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि अपनी जगह पे घूम रही है तो सारे जितने भी कंट्रीज है सब में मौसम परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है। ये कुछ एक्सपेरिमेंट है यहाँ, तो आओ कुछ करके सीखे। ये आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाला हम लोग पढ़ते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चित्र 3.3 में आप देखें कि गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है, मतलब कि 21 जून जो है उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ रही हैं। 21 जून हम लोग डायग्राम की तरफ चलते हैं। ये देखिए 21 जून कहाँ है, यहाँ पे है। और सूर्य जो है उत्तरी गोलार्ध की तरफ, यानी मतलब कि जो पृथ्वी है उत्तरी गोलार्ध ऐसे इस तरीके से झुकी हुई है, यानी इसकी जो सनलाइट है इतने में ही पड़ रही है। ठीक है। और ये इसीलिए 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि 21 जून भारत इधर ही आ जाएगा पूरी तरीके से, बहुत गर्मी रहती है। सबसे बड़ा दिन माना जाता है क्योंकि सनलाइट डायरेक्ट ऐसे पड़ रही है भारत पे। ठीक है। तो चलिए हम लोग नीचे चलते हैं। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा यानी गर्मी अधिक होगी और ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में ऊष्मा कम होगी। मतलब हमारी पृथ्वी ऐसे तो सनलाइट इधर पड़ रही तो इस वाले में ज़्यादा क्षेत्र में गर्मी होगी, यहाँ से यहाँ के बीच, और यहाँ पे जो नॉर्थ पोल साउथ पोल है वहाँ थोड़ी मतलब गर्मी कम होगी, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही हैं। सूर्य की किरणें कैसे हमने बताया था, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है वहाँ पे सनलाइट नहीं पड़ती, सनलाइट हमेशा इसी बीच वाले हिस्से में पड़ती है। ठीक है। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है और उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग को लगभग 6 महीने तक दिन रहता है। ओ माय गॉड, देखिए बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। यानी जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, अब क्योंकि सनलाइट जो है ना वो इतने ही हिस्सों में पड़ती है, किधर से भी, भले कितना भी पृथ्वी घूमती रहे, लेकिन वो सनलाइट सिर्फ इतने के बीच में ही रहती है। तो जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल रहते हैं ना वहाँ सनलाइट पड़ती नहीं। यहाँ 6 महीने के दिन तो यहाँ 6 महीने की रातें होती हैं। ठीक है ना, इस तरीके से इसमें चेंजेस होते हैं। चूँकि उत्तरी गोलार्ध बहुत बड़े भूभाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। अब जब ये ऐसे गोल 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 घूम रहा है ना, तो जब इधर सनलाइट पड़ेगी तो यानी उत्तरी गोलार्ध में गर्मी ज़्यादा, 6 महीना का दिन प्रॉपर रहेगा, और यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने की रातें। और जब सनलाइट इधर पड़ेगी तो 6 महीने का दिन इधर होगा, 6 महीने की रातें यहाँ पे होगी। नॉर्थ पोल साउथ पोल में ये 6-6 महीने के अंतराल देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध बहुत बड़े भूभाग पे सूर्य की रोशनी प्राप्त होता है, इसलिए विषुवत रेखा के वृत्त के उत्तरी भाग गर्मी का मौसम होगा और 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन देखने को मिलेगा। यानी उत्तरी गोलार्ध इस वाले हिस्से में ज़्यादातर गर्मी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। और दिन बहुत बड़े बड़े देखने को मिलेंगे और रातें जो है छोटी होंगी। और पृथ्वी की इसी अवस्था को उत्तर अयांत कहते हैं। जब सूर्य की सनलाइट जो है, सूर्य की रोशनी उत्तर वाले हिस्से पे ज़्यादा पड़ेगी तो इसको उत्तरी अयांत कहा जाता है। और यहाँ पे दिन बड़े होंगे और रातें छोटी होंगी, और इसी में से सबसे बड़ा दिन 21 जून को देखने को मिलता है। उत्तरी अयांत यही है। अब बात करते हैं दक्षिणी अयांत। 22 दिसंबर को, अब इसको समझिए, मान लीजिए पहले हम डायग्राम में समझा दें। अब क्योंकि अब 6 महीने के बाद थोड़ा सा सूर्य दक्षिणायन हो गया, तो अब ये जो सूर्य की रोशनी है ना दक्षिण वाले हिस्से में ज़्यादा पड़ेगी। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आपके 6 महीने के दिन होंगे यहाँ साउथ पोल में, और इधर वाले हिस्सों में गर्मी ज़्यादा होगी। ठीक है, याद रखिएगा। और हम लोग भारत में हैं, यानी हम लोग भारत में हैं तो ऊपर हमारे यहाँ ठंड देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जिधर सूर्य की रोशनी होगी वहाँ दिन बड़े होंगे और रातें छोटी। ठीक है, इस तरीके से कन्वर्ट होता रहेगा। तो 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुका हुआ होने का मकर रेखा पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। मकर रेखा, ये नीचे वाली जो रेखा है वहाँ पर ऐसे पड़ेंगी तिरछी किरणें, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध ये बहुत बड़े भाग में प्रकाश होता है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें होती हैं।
ठीक है। इसके ठीक विपरीत जो उत्तरी गोलार्ध है वहाँ पर जो है उल्टा हो जाएगा। अगर यहाँ पे दिन बड़े हो रहे हैं तो यहाँ रातें छोटी होंगी, दिन छोटे होंगे, ठीक है ना। जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। और इसी अवस्था को दक्षिणी अयांत कहते हैं, ठीक है ना, दक्षिणी अयांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में गर्मी के मौसम में क्रिसमस पर्व मनाया जाता है, जैसा कि हमने बताया। क्योंकि देखिए हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है, ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में है, ठीक है। अब सूर्य की किरणें यहाँ पड़ रही हैं, मतलब कि मान लीजिए सूर्य की किरणें यहाँ पड़ रही हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो यानी दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होगी और तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, हमारे भारत में ठंडी होगी। इसलिए हम लोग ठंडी में क्रिसमस मनाते हैं और ये लोग गर्मी में क्रिसमस मनाते हैं, ठीक है। अब देखिए 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। विषुवत वृत्त यानी इक्वेटर, इक्वेटर 21 मार्च और 23 सितंबर। डायग्राम को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। 21 मार्च इसकी देखिए सीधी पड़ रही है एकदम एग्जैक्टली विषुवत रेखा पर, ठीक है ना। एग्जैक्टली विषुवत रेखा पर इसकी जो किरणें हैं सीधी पड़ रही हैं एग्जैक्टली, ठीक है। और इधर 23 सितंबर को एग्जैक्टली। तो ये जो स्थिति है इसको विषुव कहेंगे। जब ये सनलाइट डायरेक्ट इक्वेटर पर पड़े तो इसको कौन सी स्थिति कहेंगे, विषुव, ठीक है, विषुव कहा जाता है। अब देखिए आगे, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था को कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका, मतलब कि डायरेक्ट ये इक्वेटर पे पड़ रही सनलाइट, तो जब इक्वेटर पे पड़ेगी तो यह ना तो ज़्यादा नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे ज़्यादा गर्मी नहीं होगी, मतलब सूर्य उधर जाएगा ही नहीं, बीच में रहेगा। इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात दिन बराबर होगा, मतलब कि बराबर बराबर पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होंगे, 12-12 घंटे, ठीक है ना। 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रातें बराबर होंगी। और इसी अवस्था को विषुव कहा जाता है, जो कि साल में 2 बार ऐसी स्थिति बनती है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु, ठीक है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होगी। और 21 मार्च को स्थिति इसके जस्ट विपरीत हो जाएगी, और उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। और इसी प्रकार से घूर्णन और परिक्रमा के कारण दिन और रात और ऋतुओं में परिवर्तन होते रहता है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये चेंजेस जो है होते हैं, क्योंकि देख लीजिए सनलाइट डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ रही है, और जब इक्वेटर पे पड़ेगी तो इस तरीके से इसमें उत्तरी गोलार्ध में जो है वसंत ऋतु रहेगा और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ भी ऐसे कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही एनसीईआरटी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस हम लोग कवर करने वाले हैं। और इसका अगर शॉर्ट नोट्स चाहिए आपको तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसका शॉर्ट नोट्स आपको हैंड रिटन नोट्स वहाँ प्रोवाइड हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज हमारा ये जो चैप्टर था यहीं पर ओवर होता है। अगला जो चैप्टर रहेगा हमारा, हम लोग पढ़ने वाले हैं मानचित्र, ठीक है, जो हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग की पढ़ाई जारी होगी, और कोई प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।